विनायक दामोदर सावरकर। इस नाम का जितना जिक्र होता है उतने पहलू बनते जाते हैं। एक हिस्से में वो महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और जेल गए, और वो भी साधारण जेल नहीं, काला पानी का नर। एक दूसरे हिस्से में वो महान विचारक हैं जिन्होंने हिंदुत्व के विचार की नींव में कई पत्थर लगाए। एक स्वघोषित नास्तिक जो भारत में धार्मिक राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा नायक बना। सावरकर की जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी है जिसमें कुछ लोगों को उनके नाम के आगे वीर लगाए जाने पर सख्त आपत्ति है, जिनके लिए वो महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी हैं। इन सारी वजहों के चलते ही सावरकर एक पोलराइजिंग फिगर है। प्रशंसक और आलोचक दोनों पक्षों के पास अपने तर्क और तथ्य हैं, और सबसे बड़ा विवाद है दो चीजों पर: सावरकर द्वारा अंग्रेज सरकार से मांगी गई माफी और महात्मा गांधी की हत्या में उनकी कथित भूमिका। लेकिन इन विवादों के उठते ही हमारे अपने मन की पूर्व धारणाएं भी खड़ी हो जाती हैं और हम अपनी अपनी टीम बनाकर तथ्यों को मापने लगते हैं। राजनीति का ये टीम गेम नेताओं के लिए बहुत उपयोगी है, किंतु जनता के लिए नहीं। इतिहास का छात्र होने के नाते हम सभी को तथ्यों को जानना चाहिए, और तथ्य अगर साफ हों तो उनसे क्या मतलब निकलता है ये तय करने का हक भी सभी को है, और क्षमता भी सभी के पास है। कम से कम लोकतंत्र का आधार तो यही बात है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 24 दिसंबर है और आज की तारीख का संबंध है विनायक दामोदर सावरकर से। शुरुआत 1 जुलाई 1909 से। इस दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मदन लाल ढींगरा ने सर विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। यूं तो ढींगरा की योजना भारत के पूर्व वायसरॉय लॉर्ड कर्जन और बंगाल के पूर्व गवर्नर ब्रमफील्ड फुलर को मारने की थी, लेकिन मीटिंग में देर से पहुंचने के कारण ढींगरा इस काम में सफल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने मौका पाकर सर विलियम कर्जन वाइली को निशाना बनाया और बाद में इसी कत्ल के जुर्म में फांसी के फंदे पर खुशी खुशी झूल गए। लंदन में मदन लाल ढींगरा जिस संगठन के सदस्य थे उसका नाम था अभिनव भारत मंडल, जिसका गठन किया था विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश उर्फ बाबाराव सावरकर ने। सावरकर लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। लंदन में पढ़ाई के दौरान सावरकर ने लाइब्रेरी में मौजूद दस्तावेजों के बल पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था प्रथम स्वाधीनता संग्राम। इसके लिए उन्होंने 18 महीने तक 2500 पत्रों, ग्रंथों और इतिहास को खंगाला और यह साबित किया कि 1857 की क्रांति बस लूटपाट की घटनाएं नहीं थी या कोई बगावत नहीं थी, बल्कि सुनियोजित ढंग से भारत की आज़ादी के लिए किया गया एक संग्राम था। यह किताब भारत में खूब प्रसिद्ध हुई, जिसके चलते अंग्रेज सरकार ने इसे बैन कर दिया था। बाद में इसके तीसरे संस्करण की छपाई खुद भगत सिंह ने करवाई थी। बहरहाल विलियम कर्जन वाइली की हत्या से सावरकर पहली बार ब्रिटिश सरकार के रडार पर आए। पुलिस को सावरकर पर भी शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ। सावरकर की मृत्यु के बाद 1966 में उनकी जीवनी प्रकाशित हुई, जिसमें दर्ज किया गया कि कर्जन वाइली की हत्या में सावरकर भी शामिल थे। इस घटना के बाद सावरकर के बड़े भाई बाबाराव के पास ब्रिटिश पुलिस को कुछ हथियार और बम मिले थे। इसके चलते उन्हें हिरासत में लेकर काला पानी भेज दिया गया। 8 जून 1909 को बाबाराव को काला पानी की सजा सुनाई गई। तब बाबाराव के दोस्तों ने उनकी सजा का बदला लेने का फैसला किया। योजना बनी और 29 दिसंबर 1909 को AMT जैक्सन को गोली मार दी गई। जैक्सन नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और उन्हीं की अदालत में बाबाराव के मुकदमे की सुनवाई हुई थी। भारत में पुलिस ने जैक्सन के हत्यारों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से सावरकर के पत्र बरामद हुए। विनायक दामोदर सावरकर की बात कर रहे हैं, बाबाराव की नहीं। पुलिस को पता चला कि जैक्सन की हत्या में जिस ब्राउनिंग पिस्टल का उपयोग हुआ था वो इंग्लैंड से भारत भिजवाई गई थी, और ये भिजवाई थी विनायक सावरकर ने। इस आधार पर भारत से सावरकर के नाम एक वारंट लंदन भेजा गया और 13 मार्च 1910 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 29 जून 1910 के रोज ब्रिटिश सरकार के राज्य सचिव की तरफ से एक आदेश जारी होता है। विंस्टन चर्चिल तब राज्य सचिव थे। आदेश था कि एक विशेष शिप से सावरकर को भारत भेजा जाए और वहां उन पर मुकदमा चले। इसके 2 दिन बाद यानी 1 जुलाई को सावरकर को लेकर एक विशेष जहाज भारत के लिए रवाना होता है। 6 जुलाई के रोज फ्रांस के नज़दीक उसमें कुछ खराबी आती है तो उसे फ्रांस के मर्सेलिस बंदरगाह के, या मरसाई भी कहते हैं, बंदरगाह के किनारे रोका जाता है। मौका पाकर सावरकर शिप के टॉयलेट के होल से समंदर में कूद लगाते हैं और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाते हैं। फ्रांस ब्रिटेन से अलग था, इसलिए सावरकर को लगा कि यहाँ उन्हें असाइलम मिल जाएगा।
वो दौड़ते दौड़ते एक फ्रेंच पुलिस वाले के पास पहुंचते और अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। भाषा की अड़चन थी, साथ ही जहाज से पीछा करते हुए ब्रिटिश पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। चोर चोर का शोर होता है इसके बाद, और सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामला इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचता है। इसके बाद 25 अक्टूबर 1910 को फ्रेंच और ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता होता है और सावरकर ब्रिटेन के हवाले कर दिए जाते हैं। फिर आती है आज की तारीख। मुकदमे के बाद आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर 1910 के रोज सावरकर को मामले में दोषी ठहराते हुए 2 आजीवन कारावासों की सजा सुनाई जाती है, कंसेक्यूटिव यानी 2 उम्र कैद। ये कुल 50 साल की कैद थी। 4 जुलाई 1911 को सावरकर काला पानी पहुंचते हैं और उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में डाल दिया जाता है। यहां तक सावरकर के जीवन का पहला हिस्सा खत्म होता है और दूसरा हिस्सा शुरू होता है। करीब 10 साल सावरकर अंडमान की जेल में रहे। जेल से रिहाई के लिए उन्होंने 6 बार खत लिखे। सावरकर की आलोचना करने वाले कहते हैं कि जेल से छूटने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। अब दिक्कत यह है कि माफी वाली बात लोगों को हजम होती नहीं है। जिनके आगे वीर लगा हो वो माफी मांगे, बात कुछ हद तक विरोधाभासी लगने लगती है। इसीलिए एक दूसरा नैरेटिव भी गढ़ा जाता है कि गांधी के कहने पर ऐसा किया गया था। यह बात तो सही है कि गांधी ने सावरकर की रिहाई की वकालत की थी। अपने यंग इंडिया अखबार में गांधी ने 26 मई 1920 को एक लेख में सावरकर का जिक्र किया। गांधी ने लिखा कि कई अहम राजनीतिक अपराधियों को भी अभी तक रिहा नहीं किया गया है, जिनमें सावरकर बंधु भी हैं, यानी विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, बाबा राव और सावरकर जिनको हम कहते हैं छोटे भाई। गांधी लिखते हैं कि इनका अपराध भी उतना ही है जितना पंजाब में रिहा किए गए कई राजनीतिक अपराधियों का है। दोनों भाइयों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है, जबकि उनकी रिहाई पर रॉयल प्रोक्लेमेशन को छपे 5 महीने बीत गए हैं, यानी उनकी रिहाई का ऐलान हो चुका है। रिकॉर्ड मिलता है कि सावरकर ने 1911 में पहली बार अंग्रेजों से रिहाई की गुहार लगाई। तब गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे। गांधी की एंट्री 1915 के आसपास होती है। सावरकर की रिहाई की मांग गांधी ने 1920 में जाके की। आने के भी 5 साल बाद रिहाई की याचिका पर गांधी ने सावरकर के भाई को चिट्ठी भी 1920 में लिखी। तो यह कहना कि गांधी के कहने पर सावरकर ने मर्सी पिटीशन दायर की थी, इतिहास के हिसाब से ठीक नहीं है। माफी का आइडिया सावरकर बंधुओं का ही था। गांधी ने बस इतना उसमें ऐड किया था कि अगर बाकी राजनीतिक बंदियों को एक प्रक्रिया के तहत छोड़ा जा रहा है तो उसी प्रक्रिया के तहत जो कि उन पर लागू होती है, तो सावरकर बंधुओं को भी छोड़ा जाना चाहिए। नेचुरल जस्टिस की बात है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा है सावरकर के पत्रों में लिखी बातें। 14 नवंबर 1913 को भेजी अपनी चिट्ठी, जो दूसरी चिट्ठी होती है याचिका, उसमें वो अंग्रेज सरकार से खुद को भारत में किसी भी अन्य जेल में भेज देने की बात लिखते हैं। साथ ही वो लिखते हैं कि जिस तरह भी संभव होगा वो सरकार के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हुई है और इसीलिए अब वो हिंसा के मार्ग का त्याग करते हैं। अब इस मुद्दे पर तर्क दिया जाता है कि सावरकर ने स्ट्रैटेजी के रूप में ये बातें कही थी ताकि वो जेल से बाहर निकल सके। मतलब ये कि आप पत्र की भाषा में छुपे गहरे अर्थ की तरफ देखें। ऑकैम रेजर की माने तो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज यूजुअली द बेस्ट वन, यानी सबसे साधारण अर्थ ही अधिकतम सबसे सही होता है। संभव है कि सावरकर जेल से निकलने के लिए सब कह रहे थे। काला पानी के सेलुलर जेल में हालत भयावह थे। जानवरों को जिस तरह कोल्हू में जोता जाता है, सावरकर को लगभग उसी तरह तेल की मिल में काम पर लगाया गया था। ये एक बर्बर सजा थी जिसे उन्होंने भोगा। इसीलिए काला पानी से निकलने के लिए उन्हें जो पैतरे मिले उन सब का उपयोग उन्होंने किया, ऐसा लगता है। लेकिन यहां एक तर्क और खड़ा होता है, वो ये कि 1924 में रत्नागिरी की जेल से निकलने के बाद सावरकर किसी प्रकार के सशस्त्र आंदोलन में शामिल नहीं होते, जबकि तब क्रांतिकारी आंदोलन अपने जोर पर था। भगत सिंह, जिन्होंने इनकी किताब छपवाई, और बाकी क्रांतिकारी भी अंग्रेजों से छुपते छुपाते काम कर रहे थे। लेकिन वीर सावरकर या सावरकर क्रांतिकारी आंदोलन में मौजूदगी दर्ज नहीं कराते इन लोगों की तरह। इसके बाद सावरकर का जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ मिलता है। 1937 में सावरकर पूरी तरह से आजाद होते हैं और हिंदू महासभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। 1939 में जब कांग्रेस की सरकारें गिरती हैं तो वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 सूबों में सरकार बनाते हैं, और यही सावरकर 1944 में जब कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ वार्ता करने जाती है तो उसे तुष्टीकरण का नाम दे देते हैं। 1942 में सावरकर भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालफत करते हैं और हिंदुओं और अंग्रेजों के हित समान बताते हुए वायसरॉय को लिखे लेटर में डोमिनियन रूल की वकालत करते हैं, जबकि तब पूर्ण स्वराज का माहौल चल रहा था।
डोमिनियन रूल और पूर्ण स्वराज अगर आप जानना चाहते हैं तो दूसरे वीडियोस में हमने कई बार इसको डिस्कस किया, आप उनको भी देख सकते हैं। कच्चा अर्थ उसका यह होगा कि डोमिनियन रूल में हम उनकी सदारत स्वीकार कर लेते, कुछ हक हमको मिलते, लेकिन राज रहता अंग्रेज का। और पूर्ण स्वराज जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, पूर्ण स्वराज। डोमिनियन रूल की वकालत कर रहे हैं लेटर में। वॉइस रॉय लिनलिथगो को लिखे अपने पत्र में सावरकर लिखते हैं, हिज मैजेस्टी की सरकार को सहायता के लिए हिंदुओं की तरफ देखना चाहिए। हमारे इंटरेस्ट सेम है और इसीलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह आवश्यक है हिंदुत्व और ग्रेट ब्रिटेन दोस्त बने रहें, इसीलिए पुरानी अदावत को भुला देना चाहिए। आगे इसी पत्र में सावरकर लिखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिंदू महासभा डोमिनियन स्टेटस लगाए जाने की समर्थक है। इसके साथ साथ सावरकर सभी हिंदुओं से सेना में जुड़कर अंग्रेजों की तरफ से लड़ने की बात करते हैं। इस मामले में दूसरी तरफ से फिर यह तर्क आता है कि सावरकर हिंदुओं को लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे और 1946 में नौसेना का जो विद्रोह हुआ था उन्हीं की अनुशंसा पर हुआ था या उन्हीं के इशारे पर। अब यहां मुद्दा यह है कि सैनिकों में विद्रोह 1915 के गदर आंदोलन में भी हुआ था और इसीलिए यह कहना कि 1946 में सारे सैनिक हिंदुत्व के कॉल पर ही विद्रोह में जुटे थे ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक नहीं होगा। अब आते हैं हिंदुत्व पर। हिंदुत्व इस शब्द को गढ़ने का श्रेय भी सावरकर को जाता है। 1923 में रत्नागिरी जेल से लिखी किताब हिंदू कौन है में वो धार्मिक राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हैं, लेकिन साथ ही खुद को नास्तिक भी बताते हैं और गोमांस खाने का समर्थन करते हैं। मराठी में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था विज्ञान निष्ठा निबंध। इसमें सावरकर लिखते हैं, तो अगर आप गाय का मैक्सिमम उपयोग करना चाहते हैं तो इसको भगवान बनाना छोड़ना होगा। ईश्वर सबसे ऊपर है, फिर इंसान आता है और इसके नीचे जानवर। गाय भी एक जानवर है जिसके पास मूर्ख मनुष्य से भी कम बुद्धि है। अगर हम गाय को ईश्वर माने तो ये इंसान का अपमान होगा। सावरकराचा गोष्ठी एक और किताब है, यानी सावरकर की बातें। इसमें सावरकर लिखते हैं, कोई वस्तु जितना खाने लायक होती है उतना ही इंसान के लिए फायदेमंद होती है, पर इससे धर्म को जोड़ देना इसको ईश्वरीय स्टेटस दे देता है। यह अंधविश्वास देश की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इटली में इतिहास के प्रोफेसर मार्जिया कैसोलारी यूरोपियन राष्ट्रवाद को लेकर सावरकर के विचारों पर प्रकाश डालती हैं। हिंदुत्वास फॉरेन टाइप इन द 1930s आर्काइवल एविडेंस नाम के एक शोध पत्र में वो बताती हैं, 1938 में पूना में हुई एक सभा में भाषण देते हुए सावरकर जर्मन नाजीवाद का समर्थन करते हैं और जर्मन नाजीवाद और इतालवी फासीवाद के विरोध के लिए नेहरू की आलोचना करते हैं। और ये आलोचना करते हुए सावरकर कहते हैं, जर्मनी ने जो हासिल किया है वो सच्चा राष्ट्रवाद है। इसी सभा में वो चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन अधिग्रहण का समर्थन भी कर देते हैं। 11 दिसंबर को दिए एक भाषण में वो यहूदियों को कम्युनल बताते हुए आर्यन रेस के उद्भव का स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि जर्मनी की जीत से भारत के हिंदुओं को भी हौसला मिले। 5 अगस्त 1939 को अपने भाषण में वो विचार, धर्म, भाषा और संस्कृति को राष्ट्रवाद की धुरी बताते हुए कहते हैं, यहूदी और जर्मन कभी एक राष्ट्र नहीं बना सकते। सुना सुना लग रहा है आपको? सावरकर हिंदू महासभा के राजनीतिक पत्रों में सबको समान अधिकार मिलने की बात करते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि मुसलमान और ईसाई कभी सच्चे भारतीय नहीं हो सकते। समर्थकों का तर्क इस मामले में रहता है कि ये सब वो भारत की आज़ादी के लिए कर रहे थे, ये स्ट्रैटेजी थी आदि आदि। अपन तो यही कहेंगे, ऑकैम रेजर के हिसाब से सबसे आसान विश्लेषण यही बैठता है कि सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अव्यय थे, वैसे ही जैसे नेहरू और गांधी भी थे। वह हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास करते थे, सावरकर नहीं करते थे। उन्होंने अपना राजनीतिक रास्ता चुना जिसमें कुछ ब्लैक है तो कुछ व्हाइट। एक क्रांतिकारी के रूप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान है, लेकिन यह भी सच है कि जिस धार्मिक राष्ट्रवाद की वकालत सावरकर करते रहे उसका नतीजा उसके कुछ साल बाद ही जर्मनी में होलोकास्ट के रूप में दिख गया था। अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर हम भी जोड़ देते हैं, धर्म लोगों के लिए होता है ताकि वो मानव अवस्था की मुश्किलों में एक सहारा, एक रास्ता खोज सके, लेकिन स्टेट का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, ना ही हो सकता है। ज्यादा तर्क नहीं देते हुए इतना ही कहेंगे कि इस मामले में अधिकतर पुरुषों को बहुत फर्क नहीं पड़ता। कम से कम जिस धर्म के राष्ट्रवाद की वकालत की जा रही है उन्हें एक धार्मिक स्टेट में भुगतना महिलाओं को पड़ता है। धर्म की आड़ में उन्हें देवी बताकर रेप से बचाने के लिए चाउमीन ना खाने की सलाह दी जाती है, या धर्म के नाम पर गर्भपात और अपनी मर्जी से की गई शादी जैसी चीज़ों को इलीगल बनाकर उनकी आज़ादी में बाधा डाली जाती है। इसलिए जो भी धर्म का राष्ट्रवाद चुने, अपनी किसी महिला दोस्त से ज़रूर पूछें उन्हें नियम कितने ज़्यादा सुहाते हैं।
आपके मित्र नहीं है तो अफगानिस्तान में अगर आपकी कोई दोस्त हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि जब धर्म राजनीति में कूद पड़ता है तब किस तरह का नतीजा निकलता है। तारिक के आज के एपिसोड को लिखा था, इस शानदार एपिसोड को हमारे दोस्त कमल ने, और कैमरा पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।